नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे और भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने के सिलसिले में आयोजन की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से होगी। इस स्मारक पर रात दिन जलने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल प्रज्वलित की जाएंगी। इन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता योद्धाओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन योद्धाओं के गांवों के साथ साथ 1971 के युद्ध स्थलों की मिट्टी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी का खारापन दूर करने का संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क तथा पूरी तरह से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों के विषय पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते समय के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत आवश्यक हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत में कोविड से मृत्यु होने की दर दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जबकि विश्व में ये 2.26% है। श्री भूषण ने कहा कि भारत में स्वस्थ होने की दर 95% को पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित कार्य की निगरानी के लिए देश में बहुस्तरीय प्रणाली कायम की जा चुकी है।
उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और राज्यों के 23 मंत्रालयों तथा विभागों की पहचान की गई है और उन्हें टीकाकरण से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बिजली से चलने वाले और बिना बिजली वाले कोल्ड चेन उपकरणों तथा उनमें सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में नए संक्रमित रोगियों की तुलना में अधिक संख्या में लोग कोविड से स्वस्थ हो रहे हैं। गुजरात में कोरोना के 1110 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये 92.57% तक पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,29,913 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,12,839 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,236 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 87,80,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 239 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 167 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,881 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 61 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 11 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,193 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोविड रोगियों की संख्या और कम होकर 2,671 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 300 नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,24,389 हो गई है। 392 कोविड रोगियों को स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में ठीक होने वालों की संख्या 3,19,850 हो गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड के 93 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना के 4,842 संक्रमितों की पहचान हुई थी, जिनमें से 4,688 स्वस्थ हो चुके हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 89 लोग संक्रमित हुए। इसके अतिरिक्त उत्तरी और मध्य अंडमान में 3 जबकि निकोबार में 1 मरीज का पता चला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 3.11% है। वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97% है। वहां प्रति 10 लाख में 3,88,000 लोगों की जांच की गई है। द्वीप समूह में अभी तक कोरोना से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां कल 8 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 7 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में आज कोविड संक्रमण के 3,442 मामले दर्ज किए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 18,86,807 हो गए हैं। राज्य जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल 4,395 रोगियों को घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर अब तक राज्य में 17,66,010 व्यक्ति स्वस्थ हुए। राज्य में कल कोविड संक्रमण से 70 मरीजों की मृत्यु हुई। इस तरह मौत के कुल आंकड़े 48,339 हो गए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 71,356 हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 93.60 है, जबकि मृत्यु दर 2.56% है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 18 लाख मरीजों की जांच की गई। नतीजा निकला कि इनमें से 15.98% पॉजिटिव दर है। मुंबई में कल संक्रमण के 521 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना संक्रमण प्रभावित मरीजों की कुल संख्या 2,91,634 हो गई है। आज 403 मरीज अस्पताल से बाहर निकले, लेकिन 7 व्यक्तियों की संक्रमण से मृत्यु हुई। आईआईटी मद्रास में एक महीने में 100 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्थायी तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने आईआईटी परिसर का दौरा करने के बाद कहा कि मरीजों की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। इस बीच तमिलनाडु में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। अभी राज्य में कोरोना के 9,951 मरीज हैं। राज्य में 1,132 नए रोगियों का पता चला है, जिनमें से 359 चेन्नई में हैं। कल 1,210 मरीज ठीक हुए, जबकि 10 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कल संक्रमण की पहचान के लिए 65,000 लोगों की जांच की गई।
जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में परिषद की 31 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 सीट कश्मीर घाटी में और 18 जम्मू डिवीजन में हैं। कड़ाके की ठंड और व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ और ये दिन में 2 बजे संपन्न होगा। कश्मीर घाटी के 13 जिला विकास परिषद चुनावी क्षेत्रों में 148 प्रत्याशी और जम्मू के 18 क्षेत्रों में 150 चुनाव मैदान में हैं। 7 लाख के करीब मतदाता आज की पोलिंग में इन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दोनों संभागों में कुल 1852 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले के 6 चरणों में 221 जिला विकास परिषद क्षेत्रों में 50% से ऊपर मतदान हुआ है। 19 दिसंबर को अंतिम चरण में 28 क्षेत्रों में चुनाव होगा और मतगणना 22 दिसंबर को होगी। मुश्ताक अहमद तांत्रे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। जम्मू से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। सुबह कड़ाके की ठंड होने के कारण मतदान की धीमी शुरुआत रही। जिला विकास परिषद के 7वें चरण के मतदान में 298 प्रत्याशी आज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता पेटियों में सीलबंद हो गए। इनमें से 26 महिला प्रत्याशी भी हैं। 6,87,115 मतदाता आज 7वें चरण में अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके लिए 1892 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। पहले 6 चरणों के मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस पर्व में हिस्सा लें। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वित्त आयोग और स्थानीय निकायों से आग्रह किया है कि वे करों में छूट देकर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित भवनों को प्रोत्साहन दें। 12वें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने इस तरह की इमारतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन संचार माध्यमों के जरिए अभियान चलाने को भी कहा। श्री नायडू ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल यानी हरित भवनों की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। भारत को तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने सतत विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस बारे में आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि इमारतें बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए सभी को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और ऊर्जा तथा संसाधनों की दृष्टि से किफायती इमारतें बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2050 तक देश की कम से कम 50% आबादी शहरों और कस्बों में निवास करने लगेगी। उन्होंने कहा कि इससे आवासन क्षेत्र पर जबरदस्त दबाव पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में नई दिल्ली में वित्त और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श कर रही हैं। ये श्रीमती सीतारामन का तीसरा बजट होगा। वित्त सचिव डॉक्टर एबी पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने कल शीर्ष उद्योगपतियों के साथ परामर्श किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परंपरा के अनुसार वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों, व्यापार निकायों तथा विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श करता है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतगणना राज्य भर में 244 केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव इस महीने के 8, 10 और 14 तारीख को 3 चरणों में कराए गए थे। सभी चरणों में कुल मिलाकर 70% से अधिक वोट पड़े। राज्य में लोग नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में निवेश को बढ़ावा देने और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि उद्योगों को भारत आने को प्रेरित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना समेत कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों में निवेश संवर्धन इकाइयां बना दी गई हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उच्च स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना भी है। श्री गोयल ने कहा कि देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि नए विश्व में लोगों के सामने अवसरों के नए द्वार भी खुलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि भारत में चुनौती वाले 4 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्र हैं श्रम, पूंजी, भूमि और नए कारोबार शुरू करने में आने वाली बाधाएं दूर करना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के 4 और प्रतिष्ठित मंदिरों को श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 और श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 के समान विधायी दिशा निर्देशों के तहत लाने का आग्रह किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कल श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने श्री पटनायक को लिखे एक पत्र में सुझाव दिया कि इस तरह का कानून जाजपुर में मां बिरजा देवी मंदिर, संबलपुर में मां समालेश्वरी मंदिर, गंजाम में मां तारा तारिणी मंदिर और नयागढ़ में श्री नीला माधव मंदिर के लिए हो। अफगानिस्तान में काबुल के डिप्टी गवर्नर महबूबुल्लाह मोहेबी की कल एक कार बम धमाके में मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि श्री मोहेबी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ कार्यालय जा रहे थे। हमले में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले कल गौर प्रांत की उप प्रांतीय परिषद के सदस्य की भी इसी तरह के हमले में मौत हुई थी। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता आरिफ आबिर ने बताया कि परिषद का एक सदस्य और चालक भी इस हमले में घायल हुए थे। अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता जारी रहने के बावजूद लगातार हिंसा हो रही है। पिछले सप्ताह एक सरकारी वकील की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। भारत और ब्रिटेन ने कल व्यापार, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में नीतिगत दिशा निर्देश देने पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद के दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार बढ़ेगा तथा एक दूसरे देश की प्रतिभाओं को सुविधाएं भी मिलेंगी। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, हिंद प्रशांत अवधारणा के विकास और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरवाद से उत्पन्न चुनौतियों पर भारत और ब्रिटेन के सरोकारों पर भी बातचीत की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कृषि कानूनों के बारे में आश्वस्त करने में सफल रहेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि वो किसानों की ओर से अच्छे सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। In the national interest, it is not good to politicalize this issue. Only I request all the opposition parties to don't politicalize this issue. Don't misguide the farmer. It is a time for the country that we should give them sustainable development, creating employment potential, and also their right for survival is very important. We should support them. बिहार के लोगों को कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 20 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। व्यापार शुरू करने के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए का 1% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। अधिकतम 5 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना के 50% हिस्से पर सब्सिडी भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कल अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का शुभारंभ किया। डाक पे की शुरुआत करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों को वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण किया है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव ऐप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन-देन कर सकेंगे। ये डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया ऐप है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके जैसे गूगल पे, फोन पे में काम जो भी होता है इसमें डाक पे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है। इसके साथ साथ ये आईपीवी अकाउंट जिसके पास है अपने जितने सारे पोस्टल प्रोडक्ट्स है उसमें भी वो आप डिपोजिट कर सकते हैं और आगे को ये डाक पे जो है हम हर एक गाँव में हर एक जगह भी असिस्टेड मोड में भी इसको पहुंचा जाएगा। तो इसके थ्रू जो जिसके पास स्मार्टफोन है वो भी कर सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस ऐप का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है या कहीं भी डिपोजिट कर सकता है या किसी को पेमेंट भी कर सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहा है। इस दौरान रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से सहयोगी रही। इस कार्यक्रम ने देश भर में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से देश भर में गली विक्रेताओं को पहुंचे लाभ के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस वर्ष जून में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना ने ऐसे रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी राहत लाई है जो कोविड लॉकडाउन के बाद अपना कारोबार फिर से शुरू करना चाहते थे। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई इस योजना में अब तक 30 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 16 लाख से अधिक को स्वीकृति मिल चुकी है और 11 लाख से अधिक फुटकर विक्रेताओं को लघु ऋण का भुगतान किया जा चुका है। इसके तहत कारोबारियों को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को यह ऋण मासिक किस्तों में 1 साल के अंदर अदा करना होता है। कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर 7% वार्षिक ब्याज से ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। समय पर या समय से पहले भुगतान पर कारोबारी को कर्ज सीमा में भी वृद्धि दी जाती है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत फुटकर फूड विक्रेताओं को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस समय में पीएम स्वनिधि जैसी योजना का सही समय पर लागू होना और इसका बेहतर क्रियान्वयन स्ट्रीट वेंडर के लिए एक बड़ी राहत है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कजाकिस्तान आज स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और कजाकिस्तान के संबंध 2000 वर्षों से अधिक प्राचीन और ऐतिहासिक हैं। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक विशेष साक्षात्कार में कजाकिस्तान के राजदूत येरलान अलियमेबेव ने भारत कजाकिस्तान संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान के लिए भारत एक प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और निवेश संबंधी साझेदार है। In recent times, the bond of friendship between the countries have grown even stronger by recent bilateral exchanges, including the 2 last visits of Prime Minister of India, Narendra Modi ji, a bilateral visit in 2015, and the second visit was in 2017 to attend the Shanghai Cooperation Organization summit. So, for Kazakhstan, India is one of the key political, trade, economic and investment partners in the region. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच एडिलेड में खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दिन रात का ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऑलराउंडर मोइनिज हेनरिक्स को शामिल किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना किसानों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है और अब हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है। अमर उजाला सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नव भारत टाइम्स की पहली खबर है, आंदोलन की राह में प्रधानमंत्री का साइन बोर्ड, गुमराह न हो। दैनिक जागरण ने उनके इस बयान को पहली खबर बनाया है। 24 घंटे किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, देश में सर्विस सेक्टर से हट रहा है ध्यान, अब कृषि कारोबार बना मुनाफे का क्षेत्र। पत्र के अनुसार अगले 2 साल के दौरान देश में कृषि कारोबार में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़त का अनुमान। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मुख्य अतिथि के रूप में भारत के निमंत्रण को स्वीकार किए जाने पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, ब्रिटेन के साथ संबंधों के नए युग की शुरुआत। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत और ब्रिटेन रिश्तों की मजबूती के लिए 10 वर्षीय रोड मैप पर सहमत। आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों पर जताई चिंता। राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी राहत शीर्षक से लिखा है, 5 महीने बाद 23,000 से भी कम केस। कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जनसत्ता की खबर है। पत्र आगे लिखता है, सरकार ने जनवरी में बजट सत्र बैठक बुलाने का सुझाव दिया। नव भारत टाइम्स की खबर है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल समाप्त। दैनिक जागरण ने लिखा है, अमेरिका और ब्रिटेन में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर कसा शिकंजा, अब नुकसानदायक सामग्री परोसने पर करना होगा कड़े कानून का सामना। शीतलहर से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, राजस्थान पत्रिका लिखता है। पत्र ने आगे लिखा है, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़का। हिंदुस्तान का अनुमान है, राजधानी में अगले 3 दिन और शीतलहर चलेगी। जनसत्ता की खबर है, इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अगले साल 4 बार होगा। पहला आयोजन फरवरी में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.12% हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।